नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है टीवी न्यूज चैनल। और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। और आज के हमारे खास मेहमान हैं उमैस सिंह, जो अध्यक्ष हैं सहकारी संघ खुदागंज के। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप दोबारा अध्यक्ष जो है चुने गए हैं और फिर से नवनिर्वाचित हो गए हैं। तो कैसे देखते हैं आपको फिर से जो है चुना गया है आपके सदस्यों ने? जी जी, ये हमारा जो कार्यकाल रहा है, जी जनता के प्रति जो सहानुभूति रही है और जी जो पार्टी नेतृत्व ने मेरे कार्य से प्रसन्न होके मुझे दोबारा उम्मीदवार बनाया, वहां से दोबारा टिकट दिया पार्टी की तरफ से। जी और सभी सहयोगियों के मेरे सहयोग रहा है, सभी की सहानुभूति रही है मेरे साथ, इसीलिए जी दोबारा बनाया गया। जी इसमें मुख्य सहकारी समिति पर हम बात करते हैं तो ये सहकारी संघ है, आपको फिर चुना गया है। सहकारी संघ के क्या कार्य हैं, हम बहुत ही सरल शब्दों में जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इसको समझ नहीं पाते हैं शुरुआती दौर में कि सहकारी संघ के क्या कार्य होते हैं, कैसे काम करता है ये। जी दरअसल में मुख्य रूप से सहकारी संघ का मतलब एक किसानों के लिए एक संस्था है। जी इसमें मुख्य रूप से किसानों की जो है फसल को हम किस तरीके से खरीदेंगे, उसका जो हम्म, उचित मूल्य है, गवर्नमेंट का जो रेट है उसको दिलवाना चाहिए, उसको समय पे जी खाद मिलना चाहिए। और इसमें एक सहकारी संघ की तरफ से एक राशन की भी व्यवस्था होती है। इसको जी राशन ड्यूले पे देना किसानों को और समय पे उसे वापस हम्म, करवाना। जी उसके साथ साथ जो जी किसानों के लिए ऋण मुहैया किया जाता है, वो सबसे ज्यादा कम ब्याज दर सहकारी संघ या सहकारी सोसाइटियों द्वारा ही लिया जाता है। इन्हें समय पे हम्म, सरकारी रेट से खाद मिलना, समय पे बीज मिलना जी सरकारी रेट से, ये सारी जो हम्म, है व्यवस्था सोसाइटी द्वारा तय की जाती है, संघ द्वारा ही तय की जाती है। जी मुख्य कार्य इस किसानों के लिए है संघ का। ओके। सहकारी समिति के जो अध्यक्ष के हैं वो क्या क्या कार्य होते हैं, क्या उनकी शक्तियां होती हैं? जी दरअसल में अध्यक्ष जो है बोर्ड का अध्यक्ष होता है। इसमें एक बोर्ड बना जाता है, इसमें हम जी लोग डायरेक्टर बनते हैं। इसमें 9 हम्म, डायरेक्टर जो चुने जाते हैं सोसाइटियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से। उसके बाद जी नॉमिनेट एक डायरेक्टर होते हैं, एक बोर्ड बनता है। तो बोर्ड जी का पूरा अधिकार होता है कि पूरी देख रेख में संघ चलता है। उसकी देख रेख जी में खाद का वितरण या धान गेहूं की खरीद या जो भी सुविधाएं सरकार को दी जाती है, वो बोर्ड की देख रेख में ही होती है। मुख्य रूप इस से बोर्ड का इसका जो गठन है वो संचालन बोर्ड निजी द्वारा ही निजी गठन है? किया जाता है। जी, ये जो संघ है सहकारी संघ, वो सरकार का अंग है या फिर निजी संगठन है, निजी इसका गठन किया गया है, या सरकार की तरफ से जो है इसको नहीं, ये बनाया सरकार गया का इस ही अंग बोर्ड है। को? जी, तो जिस तरह से नहीं, ये जब पूरी आप लोन तरीके से और लिमिटेड ब्याज। होता है, सरकार का ही गठन है। जी ओके, तो ये राज्य सरकारों का नहीं, ये हिस्सा जो होता है है? सब सरकार के कॉन्टेक्ट से होता है। सब सरकार के कॉन्टेक्ट होता है। ये लिमिटेड होता है, सहकारी संघ लिमिटेड बोलते हैं इसे। इसमें ओके सहभागिता से सरकार और किसान की सहभागिता से ये संस्था चलाई जाती है। तो मुख्य रूप जी से ये सरकार के लिंक से ही काम करता है, ये सरकारी संस्थाएं होती हैं। जी इसीलिए ये सहकारी बोली जाती है, सरकारी नहीं सहकारी है। सहकारी, जी जी, नहीं ये मैं नाम पढ़ सहकारी पा का रहा हूँ मतलब है सहकारी और जब मैं जानता भी जी। लेकिन सहकारी और इसमें और सरकारी में किन अंतर होता है। जी जी जी, सहकारी संघों में और जी, पारदर्शिता की क्या जो है, क्या कमी है और क्या बढ़ाया जाना चाहिए? दूसरा सवाल मेरा कि सहकारी समितियों को सरकार की तरफ से और क्या संसाधनों की अगर कमी है तो क्या क्या चाहिए? अभी लगता है आपको कि बहुत सारी खामियां भी होंगी, क्योंकि नए युग के साथ बहुत सारी चीजें बदलती रहती है, पार्टी बदली, देश बदला, डिजिटल युग अब आ गया है। तो ऐसे में किसान और सहकारी समितियां जो हैं, उनके बीच में कहीं डिजिटल की कमी तो नहीं है क्या? उसको बढ़ावा मिलना चाहिए या नहीं, उसको कैसे आप देखते हैं? जी, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी हाँ बोलते हाँ हैं हाँ। डिजिटल जी हाँ हाँ, थोड़ी सी इसमें अभी व्यवस्थाएं जो हैं वो मुख्य रूप से, और सभी संस्थाएं जो हैं वो हम्म, ऑनलाइन हो चुकी है, लेकिन अभी सहकारी संघ ऑनलाइन व्यवस्था नहीं हो पाई इसमें। अगर ये जी भी ऑनलाइन व्यवस्था हो जाएगी, हम्म, जैसे कुछ अभी हमारे यहाँ स्टाफ की कमी है, हर जगह सहकारी संघ पुराने स्टाफ रिटायर हो चुके हैं, बिल्डिंगें हम्म, इसकी डैमेज हो चुकी हैं, तो इसे मॉडिफाइड हम्म, करने की आवश्यकता है। सरकार इस जी पर विचार भी कर रही है गहनता से। हम्म, और इसमें जो स्टाफ की कमी है, स्टाफ की कमी वजह से
एक एक जैसे एक एक अध्यक्ष, एक एक सचिव है, उसके कई कई जगह चार्ज हैं। तो इसमें स्टाफ की भी कमी है, स्टाफ बहुत कम हो गया है। और दूसरी बात यह है कि इसमें जो मॉडिफाइड हो जाए, जब ऑनलाइन व्यवस्था हो जाएगी तो जो खामियां हैं वो सभी दूर हो जाएंगी। जी तो मुख्य बिल्कुल। रूप से और सरकार इस पूंजी, पर गहनता विचार कर रही है और जल्दी शीघ्र ही होने वाली है ये व्यवस्था। जी, लेकिन लगता है कि डिजिटल होने से किसान पूरी तरह से जुड़ पाएगा, या फिर किसानों को एक ट्रेनिंग की भी व्यवस्था करवाई जाए जिससे कि वो जुड़ सके अपने आप को। जी नहीं, देखो, ये तो व्यवस्था किसान जो है वो ऑनलाइन सिस्टम में, जैसे जन सेवा केंद्र होते हैं, तो अभी तो जैसे जैसे रजिस्ट्रेशन होता है, धान खरीद गेहूं खरीद का, तो किसान स्वयं तो करता नहीं है, बाहर जन सेवा केंद्र में जाके करवाता है। तो ये व्यवस्था जिन किसानों को इसकी ट्रेनिंग की तो आवश्यकता है, लेकिन अगर किसी को नहीं आता है, नेट पे जो काम नहीं कर पाता ऑनलाइन, वो जाके जन सेवा केंद्र करा लेगा। और फिर सोसाइटियां एक सीमित होती हैं, इसमें सीमित किसान जुड़े हुए होते हैं, तो ये व्यवस्था वहां हो जाएगी, कोई इसमें दिक्कत नहीं हो। इसके लिए कोई जी। विशेष समिति जो है, सहकारी समिति, जब आप फसल के रेट की आप बात करते हैं, तो ऐसे में जब प्रधानमंत्री जी ने पूरा प्रयास किया था कि किसानों के बीच में जो है सीधे सीधे मंडी जुड़ जाए, तो ऐसे में कौन सा किरदार जो है अदा करती हैं ये सहकारी समितियां कि उसके बीच में जो रेट सरकार की तरफ से तय है उसमें अलग समिति क्या करेगी? जी नहीं, ये सरकारी रेट पे ही खरीद करती समिति है, सरकार की ही संस्था है। ये जी सरकार द्वारा ही खरीदा जाता, माध्यम होती समिति, जी। लेकिन वो सरकार गवर्नमेंट रेट पे ही व्यवस्था है, गवर्नमेंट पे खरीदा जाएगा और सरकार की मतलब अगर संस्था कोई है, व्यक्ति सरकार ही मंडी इसे न खरीदेगी। जाना चाहे तो वो सहकारी समिति को भी बेच सकता है, सहकारी संघ को बेच सकता है जो मंडी न जाना चाहे तो। सीधे सीधे बेच सकता है। जी हाँ, तो सरकारी क्रय केंद्र जो है सहकारी समितियों के लगाए जाते हैं। मंडी में भी जो समितियों के क्रय केंद्र, मंडी में भी समितियों के ही होते हैं अधिकतर। जी ज्यादातर तो जो खरीद केंद्र होते हैं उसमें समितियों के ही अधिकतर होते हैं, जो मंडी में भी होते हैं। गवर्नमेंट के माध्यम में ही अधिकतर समितियां ही हैं जो खरीद होती है, जी या जो खाद का वितरण है, उर्वरक वितरण है, बीज वितरण है, अधिकतर समितियों द्वारा ही किया जाता है। माध्यम ही यही है। जी। सहकारी के और सिद्धांत क्या हैं? किन सिद्धांतों पर और आगे कुछ और बढ़ाना चाह रहे हैं? कोई विजन और भी है इसके कि हम आगे आने वाले समय में और कुछ करेंगे और बेहतर करेंगे? क्योंकि कई समस्याएं ये भी आती हैं कि किसानों की समस्या सबसे बड़ी आज के दौर में जो बनती जा रही है वो मजदूर समस्या बनती जा रही है। मजदूर नहीं उसको मिल पाता है। ये भी समस्याएं हमारे चैनल पर भी बहुत बार आई हैं। और ये समस्याएं, तो क्या ये भी सहकारी समिति की तरफ से कोई ऐसी पहल की जाएगी, सरकारों को लिखित भेजा जाएगा कि क्योंकि फसल तो तभी अच्छी पैदावार हो सकती है जब जो है इस पर भी काम किया जाए और देख आ जाए। जी दरअसल इसके लिए सरकार गंभीरता सोच रही है, वो जी समितियों के अधिकार और कार्य क्षेत्र बढ़ाने जा रही है। जी। इस पे आपने अभी कुछ पहले अमित शाह जी ने भी कहा था कि सहकारिता को अभी और मोटिफाइड करेंगे। जी अभी ये सहकारिता विभाग जो है बहुत अच्छा काम करने वाली है, क्योंकि ये विभाग जो है अब स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है। जैसे अपने प्रदेश में जेपीएस राठौर जी सहकारिता मंत्री हैं, तो उन्होंने उनसे भी मेरी वार्ता हुई थी, वो भी बहुत गंभीरता से इस पर विचार कर रहे हैं कि समितियों को जी किस तरीके से और अच्छा बनाया जाए और अच्छा कार्य किया जाए समितियों द्वारा, जिससे किसानों को अधिक से अधिक लाभ हो सके। जी तो भविष्य में संभवता है कि अधिक से जी अधिक कार्य समितियों द्वारा किसानों के हित में किए जाएंगे। जी। सहकारी संघ तो और मैं आपके जैसे चैनल स्वयं सहायता समूह है, ठीक वैसे ही काम करते हैं, लेकिन क्या लगता है कि संघ को भी, सहकारी समितियों को प्रशासन से भी दिक्कतें आती हैं कभी कभी? क्यों कई बार ये भी समस्याएं उठी हैं, ये समस्याएं भी आई हैं कि बड़ी दिक्कतें आती हैं, हालांकि ऊपर से ऑर्डर होने के बावजूद नीचे माने नहीं जाते हैं, फिर आगे हम बढ़ नहीं पाते हैं। जैसे खाद दिलाने का एक आ गया, या बहुत सारे ऐसे काम जो किसानों के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, लड़ाई लड़नी पड़ती है। जी नहीं, इसीलिए हम जो लोग अध्यक्ष बनाए जाते हैं समितियों के, हम्म, हम किसानों के ही प्रतिनिधि होते हैं। जी तो हम लोग किसानों की ही लड़ाई लड़ते हैं, किसानों को कोई असुविधा ना हो, इसीलिए हम लोग अध्यक्ष बनाए जाते हैं।
हम लोग किसान की लेकिन ही प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके ही प्रतिनिधि हैं। तो हम लोगों जी का प्रयास यही रहता है किसानों को अधिक से अधिक समय पे खाद मिले, समय पे बीज जी मिले, उनका जो फसल है उसका सही मूल्य मिले, जो गवर्नमेंट का रेट जी है उसके आधार जी पर उनका खरीद हो। तो हम लोग जी समिति के जो भी अध्यक्ष होते हैं, जो भी डायरेक्टर चुने जाते हैं, उनमें जो अध्यक्ष जी चुना जाता है उसका मुख्य काम यही होता है कि जो किसानों का उसका उचित मूल्य मिल पाए, उसको समय पे खाद दिलवा पाए। हम लोगों का काम यही होता है। हम लोग किसानों के ये तो वही प्रतिनिधि एक हैं, ना पक्ष कि की, सरकार के। बिल्कुल एक तो ये पक्ष की बात हुई। दूसरा पक्ष हम रख लेते हैं कि आप जब किसानों के प्रतिनिधि होने की बात करते हैं और लगातार आप बहुत अच्छा प्रयास भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, दूसरी बार अध्यक्ष भी चुने गए हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि सहकारी समितियां जितनी भी उत्तर प्रदेश या फिर अन्य राज्यों में जो काम कर रही हैं, उनमें उन पर एक सवाल और भी उठता है कि जो ब्लैकमेलिंग के कार्य या फिर तमाम तरीके की जो चीजें की जा रही हैं, 2 नंबर के जो काम होते हैं, इनको रोकने के लिए समितियां कैसे कार्य करती हैं, किस तरह से सरकार के साथ जो है संवाद करती हैं और किस तरह प्रशासन के साथ संवाद करती हैं, क्योंकि हर हर साल बढ़ता जा रहा है, घटता कुछ नहीं है। सरकारें भले ही कानून बना दें, लेकिन धरातल पर आप भी सच्चाई जानते हैं, किसान भी जानता है और पत्रकार भी जानते हैं। जी नहीं, देखिए, जो पहले की सरकारें थी, जो पहले जी भ्रष्टाचार थे, उसको जी अगर देखा जाए तो भ्रष्टाचार में बहुत बड़ी कमी आई है। पहले वाली व्यवस्थाएं जो है वो धूर्त व्यवस्थाएं थी, लेकिन अब जो है जब जी से भाजपा की सरकार बनी है, उस पे हम्म, अधिकतर जो है कार्य अच्छे हुए हैं। भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, किसानों को उचित लाभ मिल रहा है, और जी बिचौलियों को जो है, जैसे आप देख ही रहे हैं कि बिचौलिए हर जी जगह कम हो गए हैं, लगभग जी समाप्त हो गए हैं। इस तरीके से अब प्रयास है सरकार का, और पहले से व्यवस्था बहुत अच्छी है, और जी संभवतः अब अच्छी और ज्यादा होगी, जैसा सरकार का प्रयास है। तो जी अब बिचौलिए ज्यादा इसमें हावी नहीं है, किसान को भी उसका उचित मूल्य मिल रहा है। जी पहले से व्यवस्थाएं अब सही हो गई हैं। जी पेट्रोल डीजल पर भी हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि इस पर जो है क्या आपकी राय है, जीएसटी के दायरे में आना चाहिए या नहीं। पहला तो मेरा प्रश्न आपसे यही है कि जीएसटी के दायरे में क्या पेट्रोल डीजल को नहीं कर देना चाहिए। वक्त नहीं आ गया है कि सरकारों को अब तो थोड़ा बड़ा दिल करना चाहिए और जीएसटी के दायरे में पेट्रोल और डीजल को ला देना चाहिए। जी दरअसल में ऐसा है कि बड़े स्तर के मुद्दे हैं, इसमें हम अपनी तरफ से कुछ हम्म, कहना नहीं चाहेंगे, लेकिन सरकार जो किसान जी के हित में होगी, जो जनता के हित में होगी, वही कदम उठाएगी। जी और कुछ आप कहना चाहेंगे, कोई संदेश, कोई सरकार के नाम या किसानों के नाम कोई आप संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि अब अध्यक्ष बनने के बाद में आप कोई उनको सांत्वना या अपील या फिर जो भी आप जो है हमारे चैनल के माध्यम से जो आप कहना चाहें वो आप कह सकते हैं। जी हाँ, हम चैनल के माध्यम से आप पहले तो सरकार से कहना चाहेंगे कि जी जो हमारे इसके मुख्य रूप से सहकारिता मंत्री हैं, वो सोसाइटियों को अभी जो है इसमें जो कर्मचारियों की व्यवस्थाएं हैं, जो कर्मचारी कम हो गए हैं, जो अध्यक्ष, वो सचिव, सचिव जो है, अकाउंटेंट, इनको दोबारा जो है लगाया जाए। जैसे एक एक सचिव के जी पास 3 3 सोसाइटियां हैं, तो कार्य अच्छा नहीं हो पा रहा जी है। जाहिर सी बात, जब वर्कलोड ज्यादा होता है तो कोई भी व्यक्ति है कार्य उतना नहीं कर पाता है। तो मैं चाहूंगा कि जी इनकी किसी तरीके से भर्ती निकाल के सचिव, अकाउंटेंट, इनको बढ़ाया जाए सोसाइटियों पे। जब जब मैन पावर होगी तभी कार्य अच्छा होगा। तो मैं सरकार से तो यही कहूंगा कि जितना अधिक हो सके सोसाइटियों की जो बिल्डिंगें जो खराब हो चुकी हैं, इनको दोबारा बनवाया जाए। जी वहाँ बैठने में, जैसे घर खाद रखने में, या और जो बीज रखने में, किसानों का खरीद करने के लिए धान गोदाम, तो ये सब चीजें व्यवस्थाएं होना चाहिए। जी मैं सरकार से यही कहूंगा कि इसमें जो है सोसाइटियाँ थोड़ी मॉडिफाइड की जाएं, आधुनिकता के हिसाब से जी गोदाम बड़े बड़े बनाए जाएं इसमें, और जी कर्मचारी इसमें लगाए जाएं, बढ़ाए जाएं। और बाकी मैं किसानों से यही कहना चाहूंगा कि पहले से व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हो गई, और आगने वाले समय में और अच्छी होंगी। मैं उनको यही आश्वासन देना चाहूंगा। जी लेकिन युवा आज का जो है देखा है हमने भी कि वो किसान जो है कृषि की तरफ बहुत कम जो है बढ़ रहा है। जैसे लोग राजनीति में बहुत कम की राजनीति ये है वो है, तो इस तरीके से
लोग जो है कर रहे हैं। आपको लगता नहीं कि जहाँ कृषि की बात आती है वहां पर जो है जो हमारा यूथ है वो बहुत कम ऐसे देखता है कि वहां पर असफलता ही है और कुछ मिलेगा नहीं कुछ करने से, क्योंकि हम जितना करते हैं उससे कम मिलता है और फिर प्राकृतिक आपदाएं अगर आ जाए तो बचता भी नहीं है कुछ। तो कैसे आप देखते हैं यूथ को कैसे, युवा को कैसे जोड़ा जाए इस किसानी से? क्योंकि अगर किसान हमारा जो आने वाला युवा रहेगा ही नहीं तो कैसे किसानी हो पाएगी इस देश में, खेती कैसे हो पाएगी? जी, या यह चिंता का विषय है या नहीं, और इस पर सरकार को क्या करना चाहिए और समितियां भी इसको लेकर के क्या उनके विजन है? जी। दरअसल ये तो बात आपकी सही है कि किसान वास्तव में, किसान को हम्म, उपज का उस, जी। जी जी, आपकी मेरी आवाज आवाज साफ पहुंच नहीं रही है आई आप है। तक? नहीं, जी, मैं पूरी मैंने बात सुन कहा नहीं कि जो पाया युवा आपकी। है हमारा, जो जी जो हमारा युवा है, जो हमारा यूथ है, वो किसानी की तरफ बहुत कम जा रहा है, खेती करने के लिए राजी नहीं हो रहा है। हम्म, उसको लेकर के युवाओं के बीच में सरकार को संवाद करने चाहिए या नहीं, सार्थक पहल करनी चाहिए या नहीं, योजनाएं लॉन्च करनी चाहिए या नहीं, या उनको किसानी करने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए क्या प्रोत्साहित करने वाली योजनाएं लानी चाहिए कि नहीं, कि जिससे युवा खेती की तरफ मुड़ सके, खेती बाड़ी अच्छी हो सके। और नए नए यंत्रों को लेकर के या फिर नई तकनीक को लेकर के क्या सरकार को या फिर समितियों को आगे आना चाहिए ना, इस पर समिति का क्या कहना है ये भी जानना चाहूंगा। इसको लेकर के विजन क्या है इस पर भी जानना चाहूंगा। और तीसरा सबसे बड़ा सवाल कि यह क्या चिंता का विषय नहीं है, युवा किसानी से, खेतीबाड़ी से, कृषि से दूर होता जा रहा है, या चिंता का विषय आने वाले समय में है या नहीं? जी, कैसे देखते हैं आप? हाँ, ये तो बात आपकी सही है कि युवा जो है किसानी की तरफ से मोह उसका भंग हो चुका, क्योंकि हम्म, किसानी में जो है, जो किसान के पास बचत नहीं हो पा रही। आज की जो हम्म, लागत जो बढ़ रही है किसानी में, वो बढ़ती जा हम्म। रही है। रेट, जी सिंह साहब, जी अब कंटिन्यू जैसे प्लीज। इस समय बरसात, फसल बिल्कुल तैयार खड़ी है, हम्म, बरसात हो रही है, हम्म, तो ऐसे में एक गवर्नमेंट का इसमें हम क्या दोष दे सकते हैं? तो प्राकृतिक आपदाएं हैं। जी, प्राकृतिक आपदाओं से जब किसान बचता है, तब उसको जाके कहीं उसका फसल का मूल्य मिल पाता जाके है। और जी, प्राकृतिक आपदाएं सबसे ज्यादा किसान पे ही पड़ती हैं। जी, इसलिए युवा ये सब देख की व्यवस्थाएं, उसका उसका मोह भंग हो रहा है। इसमें जो जी। है सरकार की तरफ से पूरी पहल की जा रही है हम्म, कि अधिक से अधिक सुविधाएं किसानों को दी जाएं। हम्म, और अभी एक कृषि बिल भी पास हुआ, उस पर काफी हंगामा भी हुआ था, वो सब जी, आप जानते ही हैं। हम्म, तो दो कदम हमको ही बढ़ना होगा, सरकार दो कदम बढ़ाएगी तो दो कदम हमको ही बढ़ना होगा। जनता को भी समझना होगा कि हमारे लिए क्या सही है, तो सरकार जो करेगी जनता के लिए सही ही करेगी, कभी गलत नहीं करेगी। जी, जी। और रही बात युवाओं की, तो युवा ये तो मानते हैं बेरोजगारी है, नहीं, लेकिन बेरोजगारी के साथ योग्यता मेरा के हिसाब सवाल से ये भी था कि रोजगार आने मिलेगा। वाले समय में, आने वाले समय में ये चिंता का विषय नहीं है क्या, सरकारों के लिए चुनौती नहीं है कि युवा खेती से दूर धीरे धीरे जिस तरह से होता जा रहा है, आने वाले समय में खेती करने के लिए जो है अगर हमारे पास युवा ही नहीं रहेगा, क्योंकि हम फ्यूचर पर ही पूरी दुनिया चलती है हमारे पास, हम अपने भविष्य को अपने से ज्यादा हम भविष्य पर निर्भर होते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो आने वाले समय हम्म, में उस चीज को संभालेंगे। लेकिन वो बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारों को हम्म। नई नई योजनाएं या फिर नए नए इवेंट लॉन्च नहीं करने चाहिए? जी, हालांकि कर रहे हैं लेकिन उस स्तर पर भी जी तो हाँ, होने चाहिए। जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी, करना चाहिए। जी, और युवा जो है हर तरीके के युवा है। आप देख जी, रहे हैं कि जरूरी नहीं युवा जो है वो अपनी योग्यता क्षमता के अनुसार ही कार्य करेगा। जी, हर युवा बिल्कुल। जो है वो आईएएस पीसीएस तो नहीं बन पाएगा। उसकी जितनी योग्यता होगी, जब पढ़ेगा नहीं तो जी, मजदूरी करेगा, खेती करेगा, और क्या करेगा भाई। हम्म, तो हर तरीके के युवा हैं, और उनके हर हम्म, तरीके के कार्य भी हैं। जो जैसी हम्म, योग्यता रखता है, जो जैसी क्षमता रखता है, उसके लिए वैसे ही काम है। वैसे सरकार इसके लिए पहल कर रही है युवाओं के लिए, हम्म, और खेती को भी आधुनिकता से जोड़ने के लिए प्रयासरत है। हम्म, अच्छे यंत्र, अच्छे बीज, और हम लोग जो है खेती में भी बहुत कुछ नया कर सकते हैं।
ये नहीं कि एक ही चीज पे डिपेंड रहे। अभी धान गेहूं गन्ना बहुत से ऐसी औषधीय खेतियां हैं जिनको करके हम अच्छा विजन कर सकते हैं। और रही बात युवाओं की, तो युवाओं का तो मोह भंग हो रहा है, ये बात सही कह रहे हैं आप। तो उसके लिए भी सरकार प्रयास कर रही लगातार कि किस तरीके से खेती को आधुनिक किया जाए। सरकार, मुख्य बात होती है कि लोग गांव में रहना नहीं चाहते हैं। अब जी गांव को भी इस तरीके से सुविधाएं दी जा रही हैं, वहां हर गांव में रोड बनाए जा रहे हैं, बिजली की व्यवस्था की जा रही है, शिक्षा की व्यवस्था की जी जा रही है, और अच्छे अच्छे उद्योग जो है गांव की तरफ लगाए जा रहे हैं। तो सरकार का पूरा ध्यान है। जैसे अभी आपने देखा होगा कोरोना काल में बड़े बड़े शहरों से लोग भाग के गांव के लिए गए थे। तो अब गांव से आदमी गांव को छोड़ना नहीं चाहता। तो युवाओं के लिए भी सरकार निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ सोचेगी कि किस तरीके से खेती में जोड़ा जी जाए। और मैं जी सिंह साहब, शायद बार बार जो है नेटवर्क का प्रॉब्लम जो है आ रही है हमारे आपके संवाद के बीच में। जी हाँ, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। जी। और कोई अपील आप युवाओं से कुछ करना चाहेंगे, या किसानों के लिए कोई अपील आप करना चाहेंगे, किसानों से कोई अपील करना चाहेंगे? जी, क्योंकि आप अध्यक्ष बने हैं तो आपसे बहुत सारी उम्मीदें भी आपके क्षेत्र को होंगी, और वो चाहेंगे भी कि आप जो है उनके लिए कुछ और नया करें, कुछ नई चीजें करें। तो उनके लिए कोई अपील और कोई आश्वासन, कोई नए आने वाले विजन, उनको भी अगर आप शेयर करना चाहें हमारे नेटवर्क के माध्यम से तो आप कर सकते हैं। जी किसानों से मेरी यही अपील है कि वो भगवान से प्रार्थना करें कि मौसम सही हो जाए और उनकी फसल जी सही सलामत घर आ जाए। उसके बाद बिल्कुल। हम लोग जो है सरकारी जी खरीद के माध्यम से उनका गेहूं जी सरकारी रेट में खरीदवाएंगे। जी। ओके, थैंक यू जुड़ने के लिए और उमेश सिंह साहब, उनको और उचित हमारे मूल्य साथ में आज दिलवाएंगे के खास अपने मेहमान थे अध्यक्ष। जी जी जी, शुक्रिया आप जुड़े। और आपने सहकारी संघ और सरकार के बीच को लेकर के और किसानों से लेकर के आपने तमाम, हम लोगों ने मुद्दे पर जो है बातचीत भी की, और आपने बेबाकी से सवालों के जवाब भी दिए। शायद जो है जो भी लोग हमारे इंटरव्यू को देख रहे हैं वो अधिक से अधिक इसको शेयर भी करें, ताकि जो क्षेत्र के हैं, खुदागंज के जो लोग हैं, वो भी समझ पाए कुछ चीजों को। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो समझ में नहीं आती, सवाल तो मन में होते हैं लेकिन हम सीधे सवाल कभी कर नहीं पाते हैं। लेकिन आज अध्यक्ष साहब जुड़ करके खुद ही उन सवालों के जवाब जो है दे रहे थे, और उन्होंने दिए भी। तो क्या एक एक व्यक्ति को बताया नहीं जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता है, लेकिन सवाल जब मन में हो तो उनके कहीं ना कहीं उत्तर भी आने चाहिए। तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया उमेश सिंह साहब, और आपको फिर से पुनः एटीवी नेटवर्क की तरफ से बधाई, शुभकामनाएं कि आप फिर से जो है अध्यक्ष चुने गए, और तीसरी बार भी फिर चुने जाए आप। इसी के साथ इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें धन्यवाद। दीजिए इजाजत, नमस्कार। और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल।